हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग में से पाठ करेंगे लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज के लेखक है यशपाल। सबसे पहले आपको लेखक यशपाल का परिचय दे दूं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के पश्चात लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच जो उपन्यास है वो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उनके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब मैं आपको उनके द्वारा रचित लखनवी अंदाज के बारे में बताती हूँ। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो इस पाठ में यशपाल जी हमें सामंती वर्ग के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार जो नवाब होते हैं वो झूठी अपनी शान और शौकत दिखाने का कोई भी मौका है वो नहीं चूकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि उन्होंने सेकंड क्लास का ट्रेन का टिकट लिया था क्योंकि वो अकेले बैठकर कुछ कहानी के संबंध में उसके विषय के बारे में कुछ सोचना चाहते थे और खिड़की से कुछ प्राकृतिक दृश्य भी अपनी खिड़की की सीट पर बैठकर वो बाहर का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो लेना चाहते थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा जो है निर्जन नहीं था, अर्थात डिब्बे में पहले से ही कोई मौजूद था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, अर्थात कोई लखनऊ के नवाब थे जो सफ़ेद कपड़ों में सजे धजे अपनी सीट पर पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, अर्थात लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने से जो नवाब साहब है उनके एकांत में विघ्न पड़ गया था, इसलिए उनके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दे रहा था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने से संकोच में हो। तो लेखक पहले तो सोचते हैं कि ये भी किसी कहानी के बारे में, पात्रों के बारे में सोचने के लिए यहाँ एकांत में बैठना चाहते हो, या फिर वो खीरे जैसी जो एक साधारण वस्तु होती है उसको खाना तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई उन्होंने साधारण वस्तु को खाते हुए देखे, क्योंकि वो एक नवाब है, इसलिए वो चिंता में आ जाते हैं।
नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, अर्थात नवाब साहब लेखक से बोलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो जब नवाब साहब ने उनके साथ बोलने में कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान अर्थात खुद का सम्मान रखते हुए उन्होंने भी उनसे आंखें नहीं मिलाई, उनके साथ कोई बातचीत, नवाब साहब से कोई बातचीत नहीं की। खाली बैठ कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली का अर्थ होता है खाली बैठना, बिना कोई काम किए हुए खाली बैठना। कल्पना करते रहने की लेखक की पुरानी आदत है, अर्थात वो अपनी कहानियों के बारे में, अपने पात्रों के बारे में, अपने विषय के बारे में सोचते रहते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक बैठे बैठे ये सोचने लगे कि नवाब साहब को हमारे आने से असुविधा क्यों हुई, वो हमसे बोल क्यों नहीं रहे, संकोच क्यों कर रहे हैं, इस बात का वो अनुमान लगाने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। अब लेखक है वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो नवाब साहब हैं उन्होंने टिकट खरीदा होगा ताकि वो आराम से उस सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ सके और अपना एकांत में वो सफ़र कर सके। लेकिन लेखक के आने के बाद नवाब साहब के एकांत में विघ्न पड़ गया और अब वो एक खीरे जैसी साधारण वस्तु है वो एक साधारण आदमी के सामने कैसे खाएं। हम कनखियों का अर्थ होता है आंखों के कोनों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब थोड़ी देर में नवाब साहब खुद ही उनसे लेखक से बोल पड़े और उन्हें आदाब किया और पूछा कि क्या आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को उनका नवाब साहब का एकदम से इस तरह भाव परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उन्हें इग्नोर कर रहे थे, उनकी तरफ देख नहीं रहे थे और अचानक ही वो उनकी तरफ देखकर उन्हें खीरा है वो ऑफर कर रहे हैं। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया कि भला शौक फरमाए। अब लेखक ने भी उन्हें खीरा पूछने पर शुक्रिया कहा और कहा कि नहीं, आप ही शौक फरमाइए, अर्थात आप ही खीरा खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बड़ी एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब नवाब साहब ने खिड़की से बाहर थोड़ी देर देखा, फिर उन्होंने क्या किया, खीरों के नीचे जो तौलिया रखा हुआ था उसको निकाला, उसको झाड़ा और अपने सामने बिछा लिया और लोटे में से पानी लेकर उन्हें खिड़की के बाहर करके खीरों को धो भी लिया। और फिर उनका जो सिरा है उसको उन्होंने चाकू से काट कर और उन्हें आपस में रगड़ कर उनका झाग निकाला ताकि उनका जो कड़वापन है वो दूर किया जा सके। और फिर जो खीरे हैं उनको बड़े ही तरीके के साथ, सलीके के साथ उन्होंने काटा और तौलिए के ऊपर उनको सजाते चले गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, अर्थात खीरा बेचने वाले खीरों के साथ साथ नमक और जीरा और पीसी हुई लाल मिर्च है वो भी उनको साथ देते हैं पुड़िया बनाकर, ताकि वो खीरा काट के उनके ऊपर यह मसाला लगाकर खीरे का आनंद ले सके। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, अर्थात उन्होंने जो मसाला था वो उन खीरों के ऊपर बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा का अर्थ होता है उनके चेहरे के भाव, उनके कार्य करने की जो शैली है, और जबड़ों के संपूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रसास्वादन का कल्पना से प्लावित हो रहा है, अर्थात उनके चेहरे के, नवाब साहब के चेहरे के भावों को देखकर और उनके जबड़ों को देखकर, जो जबड़े ऊपर नीचे जैसे हो रहे थे तो उनसे ऐसे लग रहा था कि उन खीरों का जो जब उनके ऊपर नमक मिर्च मसाला लगा रहे हैं तो उससे उनके मुंह में पानी आ रहा है और वो खीरों का जो स्वाद लेने के लिए एक कल्पना से अपने मन में उन चीज़ों को सोच रहे हैं जिससे उनके मुंह में पानी भर आ रहा है।
हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नवाब साहब ने फिर से एक बार लेखक को खीरे ऑफर किए खाने के लिए और कहा कि ये बालम खीरा है, लखनऊ का फेमस, आप खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पनियाती फांके मतलब रस से भरी हुई उनकी खीरे की जो फांके हैं उन पे नमक मिर्च छिड़क दिया था, इससे लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्म सम्मान निभाना ही उचित समझा, अर्थात अपना जो आत्म सम्मान बचाने के लिए लेखक ने जब एक बार मना कर दिया तो वो मना करते ही चले गए। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है कि किबला फरमाइए। अब लेखक जब इनकार कर चुके थे तो अब वो अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए खीरे को नहीं खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। तलब महसूस का अर्थ था कि मुझे खाने की कोई इच्छा महसूस नहीं हो रही है और मेरा मैदा भी कमज़ोर है। यहाँ मैदा का अर्थ होता है कि उनका जिगर, उनका जो पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर है, इसलिए वो अब खीरा नहीं खाना चाहते, इसलिए कहते हैं कि आप ही खीरा खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब ने भी बहुत जतन से जो खीरे सजा कर रखे थे उनको देखा। खिड़की के बाहर देखकर दृढ़ निश्वास लिया। निश्वास का अर्थ है कि एक गहरी सांस उन्होंने ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली। अब नवाब साहब ने क्या किया, उन खीरों में से एक फांक को उठाया और उसे होठों तक ले गए और फिर उसे मुंह में डालने की बजाय नाक तक लेके गए, उसे सूंघा और अपने स्वाद को महसूस करने में अपने जो आंखें हैं, उनकी पलकें हैं वो बंद कर ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, अर्थात उन खीरों के स्वाद की कल्पना से जो उनके मुंह में पानी आया था उसे उन्होंने निगल लिया, लेकिन खीरा खाया नहीं, सिर्फ नाक तक सूंघ कर उसको नाक तक लेकर गए, उसे सिर्फ सूंघा। तब नवाब साहब ने एक फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, अर्थात नवाब साहब ने उस खीरे के टुकड़े को सूंघा और सूंघ कर ही उसका स्वाद ले लिया और उसे खाया नहीं बल्कि खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर उनका रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब नवाब साहब ने सभी खीरों की फांकों को एक एक कर उठाया, उन्हें सूंघ कर ही उनका स्वाद लिया और उनको एक एक कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब ने सारी फांकों को खिड़की के बाहर फेंका और अपने हाथ और होंठ ऐसे पहुंचे जैसे उन्होंने उनको खाया हो और गर्व से गुलाबी हुई आंखें, अर्थात गर्व से भरी हुई अपनी आंखों से उन्होंने लेखक की तरफ देखा, जैसे कि कहना चाहते हो कि हम खानदानी रईस हैं, हमारा जो साधारण खीरे हैं उनको खाने का ये तरीका है, अर्थात हम सिर्फ सूंघ कर ही उनका स्वाद ले लेते हैं, खीरे जैसी साधारण चीज़ों को हम नवाब खाते नहीं हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब नवाब साहब तो इतना कुछ काम करने के बाद जैसे थक गए हों तो वो लेट गए और अब जो लेखक है वो इस सारी घटना को अपने दिमाग में दौड़ाए जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये नवाबों का खानदानी तरीका है, ये इनकी नजाकत है, ये इनकी नफासत है कि किस तरह से जो खीरा है साधारण वस्तु है उसको किस तरह से काटना है, किस तरह से सजाना है और किस तरह से सूंघकर बाहर फेंकना है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब लेखक कह रहे हैं कि खीरा जो उन्होंने काटा, जिस तरह से उन्होंने सूंघा, उसका सूंघ कर उसका स्वाद लिया और स्वाद की कल्पना से ही वो खीरा खाने का जो संतुष्टि का भाव है वो दिखा रहे थे, तो क्या कहते हैं कि इससे उनके उदर की तृप्ति, अर्थात क्या इससे उनका पेट भर सकता है?
इससे उनकी रईसी की तो तृप्ति हो सकती है कि उन्होंने अपनी रईसी दिखाई, अपना खानदानी जो नवाबीपन है वो दिखाया, लेकिन क्या इससे कभी पेट भर सकता है, उनका उदर भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब नवाब साहब ने भी इस तरह से डकार ली कि जैसे खीरा उन्होंने खा लिया और उनका पेट भर गया हो, और नवाब साहब ने उन लेखक की तरफ देखा और कहा कि खीरा जो होता खाने में लजीज अर्थात स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन वो थोड़ा भारी होता है, अर्थात वो हजम होने में मुश्किल होती है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, अर्थात इससे हमारा जो मैदा है अर्थात हमारा जो पाचन शक्ति है उसके ऊपर इससे बोझ पड़ता है कि खीरा खाने में स्वादिष्ट है लेकिन हजम होने में या डाइजेस्ट होने में थोड़ा मुश्किल पैदा कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात लेखक कहता है कि उनके ज्ञान रूपी जो आंखें हैं वो खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक, क्योंकि लेखक को तो नई कहानी चाहिए, नई कहानी के नायक चाहिए, अपनी कल्पना से वो नई नई कहानियों की रचना करते हैं। तो अब लेखक को अपनी नई कहानी के लिए एक विषय मिल गया था, नई कहानी का नायक मिल गया था। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना या पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब लेखक सोचते हैं कि खीरे को काट कर सिर्फ उसकी सुगंध लेकर यदि हम पेट भर सकते हैं, हमें डकार आ सकती है, तो क्या बिना किसी विषय के, बिना किसी घटना के, बिना किसी पात्र के, बिना किसी करैक्टर के, और लेखक सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से ही कोई कहानी नहीं लिख सकता क्या? अर्थात लिख सकता है। अब लेखक को इस घटना से अपनी नई कहानी का विषय मिल गया था। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी लखनवी अंदाज अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।